हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का छठा यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड गैस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस किए हैं, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। सो दोस्तों, चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट दिया जाए, मतलब गर्म किया जाए, तो उसके डायमेंशन में इंक्रीज देखने को मिलता है एंड इसी इंक्रीज को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। क्योंकि ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये हीट के वजह से आ रहा है। हम लोगों ने हीट अप्लाई किए हैं, इसीलिए इंक्रीज देखने को मिला है, इसीलिए इस पूरा फेनोमेनन का नाम हो गया है थर्मल एक्सपांशन। अब ये जो थर्मल एक्सपांशन है दोस्तों, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम लोग अगर सॉलिड को, ठीक है, ऐसे क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे, ये मान लेते हैं सॉलिड है, ठीक है, तो इसका जो एक्सपांशन होगा, एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड लेंगे एंड इसको भी सेम अमाउंट ऑफ हीट बोले तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे, एंड यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में गैस रखेंगे, गैस को भी हम लोग क्या देंगे, सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तो तीनों के केस में अलग अलग एक्सपांशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग एक्सपांशन डिग्री होता है। ठीक है, किसी के लिए कम एक्सपांशन होता है तो किसी के लिए ज़्यादा होता है। एंड इसी केस में देखिए, सॉलिड का जो एक्सपांशन होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, एंड गैस का जो एक्सपांशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एंड लिक्विड का मिडिल पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, वो सबसे कम रहेगा एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड उससे भी ज़्यादा रहेगा एक्सपांशन ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस का जो एक्सपांशन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा एंड सबसे कम रहेगा किसका, सॉलिड का। अगर तीनों के केस में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो सबसे कम एक्सपांशन होगा सॉलिड का, सबसे ज़्यादा होगा गैस का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड के एक्सपांशन देख लिए हैं। सॉलिड के एक्सपांशन में तीन तरह का एक्सपांशन था। आपका था लीनियर एक्सपांशन, दूसरा था सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड तीसरा था क्यूबिकल एक्सपांशन। तीनों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। ठीक है, जो लास्ट क्लास होगा वो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 1 प्लेलिस्ट में। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स 1 प्लेलिस्ट में आपको लास्ट क्लास अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, चलो आज हम लोग बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड गैस के बारे में। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, पहले तो लिक्विड को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद गैस को डिस्कस करेंगे। एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। आगे आप थर्मल भी लिख सकते हैं, थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। देखो दोस्तों, जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, ठीक है, जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, जिस कंटेनर में रख के हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे वो कंटेनर भी क्या हो जाएगा, वो भी हीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द वेसल और कंटेनर इज ऑल्सो गेटिंग हीटेड। ठीक है, गेटिंग हीटेड, इसका अर्थ क्या है, जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तब जो कंटेनर होगा लिक्विड का, ठीक है, वो भी हीट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद एट फर्स्ट द वेसल और कंटेनर एक ही चीज़ है। एट फर्स्ट द वेसल गेट एक्सपांड, ठीक है, देन द लिक्विड। ओके, तो सबसे पहले तो जो कंटेनर रहेगा वो एक्सपांड होगा, देन उसके बाद लिक्विड एक्सपांड होगा। यहाँ पे देखो केस, ये होगा हमारा कंटेनर, कंटेनर में हम लोगों ने रखे हैं लिक्विड। ठीक है, अब इस लिक्विड को हम लोग दे रहे हैं हीट यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो हीट जाएगा, हीट सबसे पहले किस में जाएगा, कंटेनर में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो कंटेनर में जाएगा, देन कंटेनर उस हीट को लिक्विड में ट्रांसफ़र करेगा। लिक्विड में हीट अगर जाएगा तो लिक्विड क्या होगा, हीट हो जाएगा एंड एक्सपांड होने लगेगा। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले तो कंटेनर पे जा रहा है ना, सबसे पहले जाएगा कंटेनर पे। तो कंटेनर भी तो किसका होता है, कंटेनर
किस सब्सटेंस का बना होता है दोस्तों? सॉलिड का। कंटेनर किसका होता है? सॉलिड का होता है। तो सॉलिड भी तो एक्सपांड होगा, क्योंकि सॉलिड को अगर हीट देंगे तो सॉलिड का भी एक्सपांशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को हीट करने जाते हैं तो फिर उस लिक्विड को जिस कंटेनर पे रखेंगे वो भी हीटेड हो जाएगा, एक ही साथ में वो भी हीटेड हो जाएगा। एंड हीट होने के बाद सबसे पहले तो ये कंटेनर एक्सपांड होगा, देन उसके बाद लिक्विड एक्सपांड होगा। ठीक है, सो दैट इज वाई there are two types of expansion of liquid। ठीक है, एंड इसी वजह से हम लोग लिक्विड के दो टाइप का एक्सपांशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज apparent expansion, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज रियल एक्सपांशन। ठीक है, अभी देखो एपारेंट एक्सपांशन बोले तो क्या, एपारेंट को हम लोग कह सकते हैं दृश्यमान या फिर जो स्पष्ट एक्सपांशन होता है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं आपात प्रसारण। ठीक है, आपात प्रसारण। एंड रियल एक्सपांशन बोले तो रियल का तो अर्थ आपको पता है, वास्तव। ठीक है, वास्तव प्रसारण, ये हो गया आपका आपात प्रसारण एंड ये हो गया आपका वास्तव प्रसारण। ठीक है, एपारेंट एक्सपांशन एंड रियल एक्सपांशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि एपारेंट एक्सपांशन होता क्या है, देन उसके बाद रियल एक्सपांशन होता क्या है, एक एक करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले ये एपारेंट एंड रियल का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपारेंट एक्सपांशन क्या होता है एंड रियल एक्सपांशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं इसको पोज देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एंड ये जो कंसेप्ट है दोस्तों बिल्कुल बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपारेंट एंड रियल एक्सपांशन का जो कंसेप्ट है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिक्विड को हीट करने के लिए लिक्विड को एक कंटेनर में रखूँगा। ये हमारा एक कंटेनर हो गया। कंटेनर स्टील का भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल का लीजिए, ये कंटेनर हो गया। कंटेनर में हम लोगों ने क्या लिए हैं, इतना हम लोगों ने लिक्विड लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लिक्विड। अब इस लिक्विड को हम लोग देंगे हीट। ओके, ये हम लोग दे रहे हैं हीट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग हीट देंगे कंटेनर को, मतलब लिक्विड को हीट करेंगे, तो सबसे पहले हीट कहाँ पे जाएगा, कंटेनर में जाएगा। कंटेनर क्या होगा दोस्तों, एक्सपांड हो जाएगा, मतलब कंटेनर का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं इंक्रीज होने के बाद ये कंटेनर कुछ इस तरह का हो गया है। ठीक है, इधर को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, कंटेनर जो है दोस्तों वो एक्सपांड होने के बाद ये रेड वाला हो गया है। ठीक है, पहले क्या था, हीट देने से पहले कंटेनर कैसा था, ये ब्लैक वाला कंटेनर था। ठीक है, लेकिन हीट देने के बाद ये गर्म हुआ है, गर्म होने से वो एक्सपांड हो गया है, उसका डायमेंशन बढ़ गया है, वो अब ऐसा हो गया है, रेड वाला जैसा हो गया है। ठीक है, तो देखो अब अगर ये हमारा कंटेनर ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो ये लिक्विड का लेवल क्या सेम रहेगा, लिक्विड का लेवल क्या सेम रहेगा, नहीं रहेगा सेम, ये थोड़ा सा नीचे चला आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा चला आएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो लिक्विड का लेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग दो साइज के ऐसे ग्लास लिए हैं। ठीक है, एक तो बड़ा वाला साइज, एक छोटा वाला साइज। ठीक है, इस छोटे वाले ग्लास में हम लोग ऐसे थोड़ा सा पानी डाले हैं। ठीक है, ऐसे पानी डाले हैं, तो ये हो गया इसका हाइट। ठीक है, ये हो गया इसका लेवल, इतना है, ये L1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसी पानी को हम लोग यहाँ से यहाँ डाल देते हैं तो जो लेवल रहेगा वो क्या सेम रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसका लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, L2। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं L1 इज़ ग्रेटर देन L2। ओके, क्योंकि कंटेनर का साइज बढ़ गया है तो लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कंटेनर का साइज पहले छोटा था, हीट देने से इसका जो साइज हुआ, इसका जो वॉल्यूम हुआ वो इंक्रीज हो गया, तो जो लिक्विड का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी लेवल को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, देखो ये जो लेवल है ये मान लेते हैं V1। ठीक है, ये V1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक। एंड ये जो था ये आपका V0 था, मतलब जब हीट हम लोग नहीं दिए थे ये V0 हो गया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको
बिल्कुल लेवल को सेम रखते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला लेवल है ये बिल्कुल सेम है, मान लेते हैं ये सेम है, ओके। तो ये लेवल ऐसा हो गया है। जब कंटेनर छोटा था तो लिक्विड का लेवल कितना था, V0। जब कंटेनर एक्सपांड हुआ है, कंटेनर बढ़ गया है, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो लिक्विड का लेवल कहाँ तक आ गया है, V1 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं V0 इज़ ग्रेटर देन V1। V0 का वैल्यू ज़्यादा होगा, V1 का वैल्यू कम होगा। अब हीट देने से क्या हुआ, कंटेनर तो इंक्रीज हो गया, कंटेनर अब हीट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, लिक्विड पे ट्रांसफ़र करेगा। अब लिक्विड भी हीट हो रहा है, लिक्विड भी गर्म हो रहा है, तो लिक्विड का भी एक्सपांसन होगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा दोस्तों, बढ़ते बढ़ते लिक्विड का जो एक्सपांसन है वो वॉल्यूम बढ़ने के बाद वो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आफ्टर एक्सपांसन। एक्सपांसन होने के बाद, एक्सपांड होने के बाद लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कौन सा एक्सपांसन देख सकते हैं दोस्तों। पहले जब हम लोग पानी डाले थे इसमें, ठीक है, मतलब लिक्विड डाले थे, लिक्विड पानी भी तो एक लिक्विड होता है, तो इस कंटेनर में जब हम लोग लिक्विड डाले थे तब हम लोग देख सकते थे कि इसका जो लेवल है यहाँ तक है, हम लोग इतना देखे थे, यहाँ तक है। देन उसके बाद हीट दिया, हीट देने के बाद जो लिक्विड नीचे आ गया है वो हमें पता नहीं चला, उसको हम लोग को पता नहीं चला, ठीक है। एंड हीट देने के बाद, एक्सपांड होने के बाद लिक्विड का जो लेवल है वो यहाँ तक चला गया है, यहाँ तक V2। तो हम लोग कौन सा देखे हैं दोस्तों, एक तो ये वाला देखे हैं, पहले से ये था, ठीक है। एक्सपांड होने के बाद हम लोग ये देखे हैं, ठीक है, ओके। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करे हैं क्योंकि देखो वॉल्यूम जो कंटेनर का जो एक्सपांसन होता है वो बहुत ही कम होता है, सॉलिड का एक्सपांसन कम होता है। तो ये जो लेवल नीचे गया, ये जो लिक्विड का लेवल नीचे गया, ये हमें पता नहीं चला, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं जो एपरेंट एक्सपांसन है, ठीक है, एपरेंट बोले तो आपात या फिर स्पष्ट, ओके, या फिर दृश्यमान। तो यहाँ पे हमें कौन सा वॉल्यूम एक्सपांसन देखने को मिला, हम लोग कौन सा स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, वो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। वो कौन सा होगा, V2 माइनस V0, ठीक है। पहले V0 था, इसको हम लोग देख सकते थे, देन एक्सपांसन होने के बाद V2 हो गया है, बढ़ने के बाद V2 हो गया है, तो इन दोनों को हम लोग देख सकते थे। तो हम लोग ईजिली ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम कितना बड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा एपरेंट एक्सपांशन, एपरेंट एक्सपांसन, क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बात आता है लिक्विड एक्चुअली इतना एक्सपांड हुआ है क्या, लिक्विड का जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इतना ही हुआ है क्या, या फिर इससे ज़्यादा हुआ है या फिर इससे कम हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हीट देने के बाद जब ये कंटेनर इंक्रीज हो गया है तो लिक्विड का ओरिजिनल लेवल जो था वो नीचे आ गया है, वो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। लिक्विड का जो ओरिजिनल लेवल है वो नीचे आ गया था, ठीक है। देन उसके बाद फिर से लेवल बढ़ के यहाँ तक गया है। तो रियल में लिक्विड कितना बढ़ा है, V1 से V2 तक, ठीक है। तो ये जो रियल एक्सपांसन है ये यही है, ठीक है, रियल एक्सपांसन। असल में वास्तव में लिक्विड जितना इंक्रीज हुआ है, लिक्विड का वॉल्यूम, वही है रियल एक्सपांसन। तो रियल एक्सपांसन क्या होगा, V2 माइनस V1। एंड आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ज़्यादा है, एपरेंट एक्सपांसन या फिर रियल एक्सपांसन, कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा होगा बोलो, ये होगा आपका रियल एक्सपांसन। तो रियल एक्सपांसन इज मोर देन एपरेंट एक्सपांसन, ठीक है, क्योंकि एपरेंट एक्सपांसन में हम लोग देखे थे वॉल्यूम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, वॉल्यूम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। लेकिन रियल एक्सपांसन में हम लोग ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है। तो कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, डेफिनेटली ये वाला। तो रियल एक्सपांसन इज मोर देन एपरेंट एक्सपांसन, ठीक है। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। रियल एंड एपरेंट क्या है, ठीक है, रियल एक्सपांसन एंड एपरेंट एक्सपांसन क्या है, बात समझ में आया। जो रियल में एक्सपांसन होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंटेनर का एक्सपांसन भी कंसीडर करते हैं, वो होता है रियल एक्सपांसन। एंड एपरेंट एक्सपांसन क्या होता है, जब हम लोग सिर्फ लिक्विड लेवल का एक्सपांसन देखते हैं, लिक्विड लेवल का रेज देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कंटेनर का जो एक्सपांसन है इसको पूरा नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एपरेंट एक्सपांसन। चलो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभी एपरेंट एक्सपांसन का डेफिनेशन, देन कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांसन, देन उसके बाद रियल एक्सपांसन का कोफिशिएंट, ठीक है,
उसके बाद फॉर्मूला भी देखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं काम का चीज़, नोट्स। ओके चलो, तो एपरेंट एक्सपांशन क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड neglecting the expansion of the vessel of the container या फिर vessel of the vessel, ठीक है, is known as apparent expansion। ओके, apparent expansion। ओके, इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion। कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion VA, ठीक है। ओके, VA क्या होगा दोस्तों, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, द apparent increase in volume, डेफिनेशन क्या है, द apparent increase in volume, the apparent increase in volume in volume per unit original volume, per unit original volume, okay, original volume per unit raise in temperature, ठीक है। द apparent increase in volume per unit original volume and per unit rise in temperature is called coefficient of apparent expansion, is called coefficient of apparent expansion। okay, coefficient of apparent expansion, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, VA से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो VA क्या होगा, इंक्रीज, इसका फॉर्मूला इंक्रीज इन वॉल्यूम, अच्छा इंक्रीज की जगह पे आप लिखेंगे एपरेंट इंक्रीज, क्योंकि हम लोग एपरेंट को निकाल रहे हैं, तो एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जैसे निकाले थे बिल्कुल वैसा ही होगा, यहाँ पे होगा रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। इस फॉर्मूला को फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को फटाफट से लिखिए, इस फॉर्मूला को हम लोग आगे ले जाएंगे, आगे ले जाने के बाद हम लोग इसका यूनिट भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो इस फॉर्मूला को फटाफट से लिखो, मैं ऊपर का जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। सो दोस्तों, सॉलिड के केस में हम लोग जैसे कोफिशिएंट का डेफिनेशन लिखे थे, वैसे ही सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैच करके देखिएगा। पिछले वाला जो क्लास था जहाँ पे हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन का डेफिनेशन लिखा था, बिल्कुल सेम मैनर में हम लोगों ने यहाँ पे एपरेंट एक्सपांशन का कोफिशिएंट का जो डेफिनेशन है वैसे ही लिखा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि VA जो होगा, तो यहाँ पे VA इजिकल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, VA इजिकल टू एपरेंट एक्सपांशन का यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है। एपरेंट इंक्रीज कितना हुआ है, ये V ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो V2 माइनस V1 इजिकल टू V1 इंटू T2 माइनस T1, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस कंटेनर में मान लेते हैं हम लोगों ने इतना लिक्विड दिए हैं, इतना लिक्विड कितना है, V1 है, ठीक है। एंड इसको हीट दिए हैं, हीट देने के बाद इतना इंक्रीज हुआ है, ये हो गया V2, ओके। तो पहले T1 था इसका टेम्परेचर, हीट देने के बाद ये हो गया है T2 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस एंड बाद में हुआ है T2 डिग्री सेल्सियस। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा
अच्छा, ये जो V है दोस्तों, ये आपका V नहीं, एक्चुअली ये गामा होगा, ठीक है, ये गामा होगा, इसको याद रखिए, इसको ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये VA हो गया आपका एपरेंट एक्सपांशन, लेकिन अगर हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं तो कोफिशिएंट आपका गामा हो जाएगा, ठीक है, गामा ए। जैसे कि हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के लिए देखा था, ठीक है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन के लिए हम लोगों ने देखा था बीटा, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन के लिए गामा देखा था। वैसे ही लिक्विड के केस में एपरेंट एक्सपांशन का कोफिशिएंट जो होगा वो गामा ए से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, गामा ए। ओके, तो ये होगा गामा ए का आपका फॉर्मूला, ठीक है। एंड गामा ए का अगर हम लोग यूनिट देखेंगे, SI यूनिट ऑफ गामा ए दैट इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वैनिश हो जाएगा तो सिर्फ रहेगा केल्विन, ठीक है, केल्विन इनवर्स। इसको हम लोग CGS अगर लिखेंगे, CGS यूनिट, तो ये होगा आपका गामा ए का CGS यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, ठीक है, चलो ये था एपरेंट एक्सपांशन के बारे में। अभी हम लोग चले आते हैं रियल एक्सपांशन के बारे में, ठीक है। रियल एक्सपांशन को अभी डिस्कस कर लेते हैं। रियल एक्सपांशन क्या है? व्हाट इज द रियल एक्सपांशन? रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये होगा VR, ठीक है। रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड VR इज इक्वल टू, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड considering the expansion of vessel, ओके, ये हो जाएगा रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंसिडरिंग द एक्सपांशन ऑफ वेसल, ओके। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, एंड इसको हम लोग कैसे गामा R से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, गामा R से लिखते हैं। चलो, इस फिगर का भी काम नहीं है तो इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन, ठीक है। द रियल इंक्रीज और एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर is called coefficient of real expansion of liquid, ठीक है, रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोगों ने कोफिशिएंट का डेफिनेशन लिखा, जैसे कि हम लोगों ने एपरेंट के केस में लिखा, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिए हैं, एक्चुअल इंक्रीज लिए हैं, बाकी सब सेम। अच्छा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है जगह जगह पे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर बारी मैं लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, इसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, ओके। चलो, ये हो गया आपका गामा R इज इक्वल टू क्या होगा, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू रेज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला।
तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी मान लेते हैं रियल इंक्रीज हुआ है, एंड वी ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू रेज इन टेम्परेचर। ओके, एंड इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपन V1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो रियल इंक्रीज हुआ है, रियल इंक्रीज होने के बाद लेवल V2 तक गया है, एंड जो कंटेनर है वो एक्सपांड होने के बाद लेवल V1 तक आ गया है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जैसे पहले वाला फिगर था, यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में ये आपका क्या था, लिक्विड का लेवल था। जब हम लोगों ने इसको हीट दिए हैं, हीट देने से इसका लेवल कहाँ तक आ गया है दोस्तों, ये इसका लेवल V1 तक आ गया है, एंड हीट होने के बाद इसका लेवल कहाँ तक गया है, V2 तक गया है। तो रियल इंक्रीज कितना हुआ है, V1 से V2 तक, मतलब V2 माइनस V1, ठीक है। यहाँ ये नॉर्मल कंडीशन में V तक था, ठीक है। जब हम लोग इसको हीट देंगे तो ये जो कंटेनर है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो लेवल नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने के बाद लेवल कितना हुआ है, V1। ओके, अब धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जो लिक्विड गर्म हो रहा है, तो फिर जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो रियल इंक्रीज कितना हुआ है, V2 माइनस V1, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, V2 माइनस V1 इज द रियल इंक्रीज, V1 इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड T2 माइनस T1 इज द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है, पहले हीट देने से पहले टेम्परेचर था T1 डिग्री सेल्सियस, एंड हीट देने के बाद टेम्परेचर हुआ है T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है, T2 माइनस T1। ओके, चलो अब इसका भी जो यूनिट होगा सेम यूनिट रहेगा अपैरेंट जैसा। SI यूनिट आपको दिख रहा है, SI यूनिट क्या होगा, केल्विन इनवर्स, एंड CGS यूनिट क्या रहेगा इसका, CGS यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो ये था रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। अच्छा, रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, रियल का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। रियल के जगह पे मैंने रिएट लिख दिया था, तो वो T नहीं वो L होगा, उसको भी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि देखो गर्मी से मेरा एकदम बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो दिमाग जो है थोड़ा सा वो मिस्टेक लिख रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। एंड मैं तो यहाँ पे फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकता, क्योंकि फ़ैन अगर ऑन करता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा, तो फिर क्लास का जो मज़ा है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। साउंड आपको ठीक तरह से सुनाई नहीं देगा, तो फिर कैसे समझेंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो रिलेशन है इसके बीच में, वो तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो रिलेशन है वो क्या है, गामा आर जो होगा दोस्तों वो गामा ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन। इसको आप लिख के रखिए, नोट करके, पास में नोट करके लिखिए, ठीक है, नोट करके इसको लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन, ठीक है। ओके, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं, गामा आर इजिकल टू क्या होता है, गामा आर इजिकल टू द अपरेंट एक्सपांशन प्लस द क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे ये होगा G, ओके, ठीक है, यहाँ पे G होगा। तो ये गामा ए क्या है दोस्तों, गामा ए है आपका अपरेंट एक्सपांशन, एंड ये एक्सपांशन है क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। ओके, चलो, तो इन दोनों चीज़ों को आप नोट करके बिल्कुल बॉक्स करके ऐसे रखिएगा, एंड यहाँ पे आप लिखिए गामा जी। गामा ए तो जानते हैं, गामा जी इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ कंटेनर, ठीक है, या फिर वेजल। ओके, ये हो गया, ठीक है। चलो अब चले आते हैं दोस्तों एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर क्या होता है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। पानी के केस में जो एक्सपांशन होता है दोस्तों, उसमें एक्सेप्शनल केस देखा जाता है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनोमेलस, ठीक है।
एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। नाउ हेडिंग लिखो, एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर क्या है दोस्तों? देखो, वाटर का जो एक्सपांशन है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस देखा जाता है, क्योंकि जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, अगर उसको हम लोग ऐसे हीट देंगे तो सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी लिक्विड को अगर हम लोग हीट देंगे तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन वाटर के केस में अगर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वाटर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, वो कम जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कहाँ तक घटेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक ये घटेगा। ठीक है, ओके, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ये घटेगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज at the range between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius when getting heated। ठीक है, तो इस रेंज में वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद द वॉल्यूम increases when heated। ठीक है, ओके, तो देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम हमारा इतना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है? इतना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 4 डिग्री, 4 डिग्री से 5 डिग्री, ऐसे बढ़ने लगेगा। तो देखो जैसे कि हम लोग इसको हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 तक आने तक इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ओके, इसका जो वॉल्यूम है रिड्यूस होगा इस रेंज में, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, इस रेंज में। ठीक है, हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ने से इसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है। पहले क्या था? यहाँ पे V था, ओके, V था, अब ये हो गया है V1, रिड्यूस होके ये V1 हो गया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे भी हीट देते रहेंगे इसको, तो इसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर 4 डिग्री से 5 डिग्री जाएगा, 5 डिग्री से 6 डिग्री, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इधर जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया V2, ओके, V2। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हैं 0 से 4 तक जाने तक टेम्परेचर बढ़ने से इसका वॉल्यूम घट रहा है, एंड 4 के बाद अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अगर इसको ग्राफ में शो करूँ मैं, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है, ओके, तो देखो इधर हम लोग रखेंगे टेम्परेचर, इधर रखेंगे हम लोग वॉल्यूम। आपको दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो वाटर का टेम्परेचर हम लोग इधर रखेंगे, इधर जितना जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जितना जाएंगे हम लोग वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो वाटर का हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम लोगों ने लिए हैं, इतना लिए हैं। तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एंड इधर आगे ले जाते हैं 7 8 9 ऐसे। ठीक है, तो देखो 4 डिग्री में, 0 डिग्री में कितना था? इतना था। तो 0 से 4 तक जाने तक ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज होगा वाटर का, तो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया है 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग हीट देते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, तो इसके बाद ये इंक्रीज़ होगा ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये ऐसे इंक्रीज़ होगा, ओके, एंड इधर इंक्रीज़ होते रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग ऐसा एक्सेप्शनल केस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर के वॉल्यूम इंक्रीज में, एक्सपांसन में, वाटर का एक्सपांसन में ऐसे एक्सेप्शनल केस देखा जाता है। इसी को कहते हैं एनोमेलस एक्सपांसन ऑफ वाटर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज एट द रेंज between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius when getting heated, and beyond 4 degree Celsius the volume increases when heated. This is known as this
दिस बिहेवियर इज नोन एज एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ठीक है, एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से समुद्र में जो मछलियाँ होते हैं, ठीक है, समुद्र में जो मछलियाँ होते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्यों? देखो, जैसे कि समुद्र में बहुत ठंडा होने से क्या होता है, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके भीतर बर्फ़ के अंदर, ठीक है, बर्फ़ के नीचे मछलियाँ जो है वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे जो पानी रहता है दोस्तों वो आपका बर्फ़ नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए मछलियाँ नीचे जिंदा रह सकता है। अभी इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ओके, देन उसके बाद हम लोग गैस के एक्सपांशन में चले जाएंगे, ओके, ठीक है। चलो, क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें सीखने को मिल रहा है वो सब काम का है एंड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एनोमेलस जो एक्सपांशन ऑफ वाटर है ये भी बहुत काम का है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ओके। तो देखो, ये हमारा मान लेते हैं ये समुंदर है, ये पानी का लेवल है, ठीक है। जब टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, -0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा, पानी धीरे धीरे जमने लगेगा, ठीक है, पानी धीरे धीरे जमने लगेगा। तो सबसे पहले कौन जमेगा दोस्तों, ये जो सरफेस में जो वाटर है, ठीक है, ये ऊपर वाला वाटर पहले जमने लगेगा, ठीक है, ऐसे ये जमने लगेगा, मतलब पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, ठंडा होने से वो बर्फ़ बनने लगेगा। एंड बर्फ़ क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ हम लोग जानते हैं पानी में तैरता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं बर्फ़ पानी में तैरता है। क्यों तैरता है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग फ्लूइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पानी में बर्फ़ क्यों तैरता है। तो अभी फ़िलहाल ये जान लेते हैं, पानी में बर्फ़ तैरता है, तो जो भी पानी बर्फ़ बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस सरफेस में, सतह में ये जमने लगेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कलेक्ट होने लगेगा। अब बर्फ़ अपने आप में क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना, अपने आप में जुड़ जाएगा। जब बहुत सारे बर्फ़ यहाँ पे जमा हो जाएगा ना, तो बर्फ़ के भीतर एक प्रेशर डेवलप होगा दोस्तों, ठीक है, एक प्रेशर डेवलप होगा, ओके, क्योंकि जितना भी पानी बर्फ़ होके यहाँ पे बर्फ़ डेवलप होगा वो सतह की तरफ जाने लगेगा, सरफेस की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ जम जाएगा, तो सारे बर्फ़ एक प्रेशर की वजह से अपने आप में कनेक्ट हो जाएगा। एंड जो पानी जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, ठीक है, पानी जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जो 4 डिग्री सेल्सियस में जो पानी है उसका डेंसिटी सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो भी पानी इस टेम्परेचर में होगा वो क्या होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जो भी पानी रहेगा वो कितना डिग्री में रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है एंड वो भारी भी होता है, बर्फ़ की तुलना में बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो सारे पानी नीचे चला आएगा एंड जो भी बर्फ़ होगा वो ऊपर की तरफ चला आएगा। तो ये सारे बर्फ़ मिलके यहाँ पे बर्फ़ का एक परत बना लेगा, ठीक है, बर्फ़ का एक बिल्कुल सरफेस बना लेगा। एंड हम लोग जानते हैं बर्फ़ क्या है दोस्तों, आइस क्या है, हीट कंडक्ट नहीं करता है, हीट को इधर से उधर जाने नहीं देता है। तो ऊपर जितना भी टेम्परेचर का हो, मान लेते हैं -17 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये जो हीट है, ठीक है, हीट यहाँ से इस बर्फ़ को भेद नहीं सकता है, ठीक है, इस बर्फ़ को भेद नहीं सकता, इस पार उस पार नहीं जा सकता है। तो बर्फ़ के नीचे जो भी पानी 4 डिग्री सेल्सियस में होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर हीट का जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ये टेम्परेचर बिल्कुल इसी में रह जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस में रह जाएगा। तो बर्फ़ के नीचे पानी ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, जहाँ पे मछली ऐसे यहाँ पे तैरेगा, ठीक है। तो बर्फ़ के नीचे भी मछली ऐसे जिंदा रहेगा, क्योंकि बर्फ़ के नीचे तो पानी है, ठीक है, तो पानी में मछली रहेगा। एंड बर्फ़ के ऊपर क्या रहेगा, बर्फ़ के ऊपर टेम्परेचर 0 से कम रहेगा, लेकिन फिर भी बर्फ़ के नीचे जो पानी रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ओके, ठीक है ना। तो इसीलिए बर्फ़ के नीचे भी मछलियाँ क्या जिंदा रहता है, ओके, मतलब समुद्र में बर्फ़ जम जाने के बाद भी मछलियाँ जिंदा रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोलर रीजन है, पोलर एरिया है, ठीक है, पोलर एरिया में क्या होता है, ऐसे पोलर बियर होते हैं, ठीक है, पोलर बियर होते हैं एंड पेंगुइन्स होते हैं, ओके,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बर्फ़ को ऐसे तोड़ देता है, यहाँ पे बर्फ़ को तोड़ने के बाद पानी को ऐसे खुला छोड़ देता है, तो सारे मछलियाँ यहाँ पे जाता है, इस पानी में ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाता है हवा लेने के लिए, ठीक है। तब यहाँ पे जो पोलर बियर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस मछली को पकड़ के खा जाता है। ओके, तो ऐसा सीन आप लोगों ने देखा होगा। चलो अभी बात करते हैं हम लोग एक्सपांशन ऑफ गैस के बारे में। इतना था हमारा लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में ये सारी सभी बातें जो है दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ गैस कैसा होता है, ये भी टॉपिक 20 से 25 मिनट का होगा। तो दोस्तों हेडिंग लगाते हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ गैसेस, ठीक है, गैस का थर्मल एक्सपांशन। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं गैस को हम लोग दो तरीके से हीट कर सकते हैं, एक तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, एक आपका प्रेशर को कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही टाइप ऑफ देखने वाले हैं, एक तो आपका वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, दूसरा प्रेशर को कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैस कैन बी हीटेड इन 2 ways, ठीक है। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ओके। एंड क्योंकि हम लोग गैस को दो तरीके से हीट कर सकते हैं, तो गैस का जो थर्मल एक्सपांशन होगा वो दो तरह का होगा, ठीक है, दो तरह का होगा थर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस। एक तो आपका एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग इन दो तरह का जो एक्सपांशन है गैस का, इसको डिस्कस करेंगे अभी। चलो यहाँ पे पहला टाइप लिख लो आप फटाफट से, एक्सपांशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया एक तरह का एक्सपांशन। दूसरा क्या है, एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये दो तरह का एक्सपांशन देखा जा सकता है गैस के केस में, ठीक है। दो तरह का थर्मल एक्सपांशन देखा जा सकता है गैस के केस में। एक्सपांशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये दो तरह का एक्सपांशन होता है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लोग एक्सपांशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम को देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं दोस्तों, इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। आपको पूछा जाएगा कोफिशिएंट का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस एट constant volume when gas is being heated, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर का जो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में, जब हम लोग गैस को हीट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एक्सपांशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका जो कोफिशिएंट आता है दोस्तों, ये आपका कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं प्रेशर कोफिशिएंट, प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ गैस, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो प्रेशर का इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, इट इज़ द इंक्रीज इन प्रेशर पर ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है, ओके। इट इज़ द इंक्रीज इन प्रेशर, इट इज़ द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस पर ओरिजिनल प्रेशर पर क्या होगा, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर इज known as pressure coefficient
ऑफ गैस। ठीक है, तो प्रेशर कोफिशिएंट को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? प्रेशर कोफिशिएंट को लिखते हैं हम लोग गामा पी से, सॉरी प्रेशर कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ मैंने मिस्टेक करा है। इट इज़ द इंक्रीज इन प्रेशर पर ओरिजिनल प्रेशर पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर एट कंस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग एट कंस्टेंट वॉल्यूम को जरूर लिखेंगे। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर एट कंस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस, प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ गैस। ठीक है, एंड इसको हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम का हम लोग यहाँ पे सिंबल लगाएंगे गामा वी। ठीक है, गामा वी इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी प्रेशर में इंक्रीज अपन पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, एंड इसका जो यूनिट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सभी कोफिशिएंट का जो यूनिट होगा दोस्तों बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे प्रेशर का यूनिट वैनिश हो जाएगा तो रहेगा सिर्फ ऐसा यूनिट। क्या होगा यहाँ पे? ऐसा यूनिट आपका केल्विन इन्वर्स, एंड CGS यूनिट रहेगा आपका क्या? डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। ठीक है, बोले तो पर डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, चलो ये तो हो गया आपका प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस। अभी हम लोग वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस। जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड आप तो इतना लेंथ का वीडियो देखते नहीं हैं। ठीक है ना, बाई चांस आप देख लेते हैं, आप तो स्किप कर जाते हैं, इसीलिए तो सीख नहीं पाते। तो वीडियो का लेंथ जितना लंबा हो कोई बात नहीं, क्लास में अगर कुछ मिल रहा है तो क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, पूरा क्लास अगर देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके, एट कंस्टेंट। अच्छा, तो टाइप 2 एक्सपांसन ऑफ वॉल्यूम एट कंस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अभी प्रेशर को कंस्टेंट रख के हम लोग वॉल्यूम का एक्सपांसन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कंस्टेंट प्रेशर। ठीक है, व्हेन द गैस इज हीटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कंस्टेंट प्रेशर व्हेन द गैस इज हीटेड। मतलब जब हम लोग गैस को हीट दे रहे हैं कंस्टेंट प्रेशर में तो वॉल्यूम का जो इंक्रीज हो रहा है वही क्या है दोस्तों? वही है एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम एट कंस्टेंट प्रेशर। ओके, चलो अभी बात करते हैं कोफिशिएंट। तो इसके लिए जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस। ठीक है, वॉल्यूम कोफिशिएंट बोले तो वॉल्यूम का इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग गामा पी से लिखते हैं, गामा पी प्रेशर कांस्टेंट। ओके, चलो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री या फिर पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। एंड यहाँ पे आपको लिखना है एट कंस्टेंट प्रेशर इज नोन एज वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस। इस बात को पूरा लिखिएगा। ठीक है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस, एंड दिस इज डिनोटेड बाय गामा पी। ठीक है, तो गामा पी क्या होगा दोस्तों? गामा पी
इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, पर ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू रेज इन टेम्परेचर, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपन वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। वॉल्यूम का इंक्रीज, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर का इंक्रीज, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपन में V1 इंटू T2 माइनस T1, ओके। एंड इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट बिल्कुल सेम रहेगा, सबके लिए सेम होगा। CGS यूनिट क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ओके, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, वॉल्यूम कोफिशिएंट भी देख लिए हैं एंड प्रेशर कोफिशिएंट भी देख लिए हैं गैस के एक्सपांसन के केस में। तो गैस के एक्सपांसन के केस में दो तरह का एक्सपांसन होता है, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम का एक्सपांसन, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर का एक्सपांसन, दोनों के लिए हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। एंड अभी बात आता है ये जो दोनों कोफिशिएंट है, दोनों कोफिशिएंट जो हमें मिला है उसके बीच में रिलेशन क्या है, ओके। इसको थोड़ा सा अभी देख लेते हैं हम, क्योंकि ये रिलेशन MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस एंड प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस, गामा V एंड गामा P के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको पूछा जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। चलो छोटा सा टॉपिक है, हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रिलेशन देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन, ओके, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन बिटवीन गामा P एंड गामा V। तो फॉर एनी आइडियल गैसेस, ठीक है। तो जो भी आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, जो कि बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये दोनों लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। तो आइडियल गैस के केस में ये आपका क्या होता है, गामा P इजिकल टू गामा V आपका इक्वल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/273, ठीक है, चार्ल्स कांस्टेंट, ओके। ये जो वैल्यू मिला है 1/273, ये हमें चार्ल्स के फॉर्मूला से मिला है, ठीक है। चार्ल्स का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में पढ़ा है। बॉयल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, बॉयल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 9 पे या फिर 10 पे पढ़ा है। तो फॉर एनी आइडियल गैसेस, ठीक है, गामा P इजिकल टू गामा V इजिकल टू 1/273, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। आइडियल गैस के केस में, ठीक है, वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड प्रेशर कोफिशिएंट दोनों ही इक्वल होता है, सेम वैल्यू का होता है। तो दोस्तों चलो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सपांसन ऑफ लिक्विड एंड एक्सपांसन ऑफ गैस देखा है। एक्सपांसन ऑफ लिक्विड का दो टाइप, एपरेंट एक्सपांशन एंड रियल एक्सपांशन, दोनों ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। दोनों का डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। देन उसके बाद एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर देखा है। वाटर का जो आपका एक्सेप्शनल जो केस होता है एक्सपांशन, ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि थर्मल एक्सपांशन ऑफ गैसेस कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का होता है, ओके। एक तो आपका वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर का एक्सपांशन एंड प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम का एक्सपांशन। तो दोनों ही टाइप का हम लोगों ने कोफिशिएंट देखा है। कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला, डेफिनेशन एंड यूनिट, सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सभी जो चीज़ें आज डिस्कस की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे चीज़ों को बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, ठीक है। एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास को रिपीट करके देखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको किसी भी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एंड आगे पूछा भी जाएगा, ओके। तो इस पूरे यूनिट में और एक क्लास बाकी है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी देखेंगे, देन कंडक्टिविटी का कम्बिनेशन दिखेंगे, ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, ओके, ठीक है ना। वो टॉपिक जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड वहीं से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर अगर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से ज़्यादा सवाल पूछा जाए तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। एंड जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, उसमें से डेफिनेटली पूछा जाता है, ओके दोस्तों। चलो तो अब बात तो यही है दोस्तों कि आप लोग शेयर नहीं करते क्लासेस को मेरे,
क्लासेस अच्छा लग रहा है कि नहीं ये भी आप नहीं बताते, ठीक है। लाइक्स भी कम मिल रहा है, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। मेरा जो इतना मैं जो आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर करिए क्लासेस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब ज़्यादातर बच्चे मेरे ये क्लासेस से हेल्प मिलेंगे जिसको, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगा उतना ही ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, क्लासेस जितने भी क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड अपने क्लासमेट्स के बीच क्लास को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड उसको उन लोगों को बोलिएगा कि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग एक फैमिली की तरह है, ठीक है ना। तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आप मेरे को हेल्प करना, ओके। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना एंड स्टडी बराबर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।